तो अब हम लोग गॉस लॉ हम लोगों ने आज देखा, फिर गॉस लॉ के बाद गॉस लॉ के एप्लीकेशंस होंगे। क्यों गॉस लॉ पढ़ेंगे भाई? तो एक तो हम कह सकते हैं कि गॉस लॉ के हेल्प से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। पर गॉस लॉ का जो रियल एप्लीकेशन है वो किसी ऐसे चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो चार्ज सिस्टम किसी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे चार्ज का एक कैरेक्टर तुमने पढ़ा था कि चार्ज जो होते हैं ना किसी सरफेस पे, सपोज कर लो कोई चार्ज आपने किसी सरफेस पे डाला, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये लाइन जैसा कोई ऑब्जेक्ट है, कंडक्टर है, और इस पर आपने क्या डाल दिया बताओ? चार्ज डाल दिया। जैसे ही चार्ज डालोगे तो ये चार्ज क्या होगा? इस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा बताओ? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जब चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इस पर लिखाते हैं, दिखाते हैं, तो हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या लिखते हैं इसको? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ये हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, चलो अब कोई सरफेस है, मान लो कि हमारे पास ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे आपने चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया, और ये चार्ज इस पर क्या हो गया बताओ? इस सरफेस पे फैल गया। चार्ज की एक प्रॉपर्टी भी है, चार्ज किसी एक जगह इकट्ठा होकर नहीं रह सकता, अगर उसको मिलेगा जगह तो वो क्या हो जाएगा बताओ? उस पर फैल जाएगा चार्ज। ठीक है, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो सरफेस पर यूनिफॉर्मली, तो इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं सिग्मा। क्या लिखते हैं? सिग्मा। चार्ज पर यूनिट क्या? एरिया, इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये दो चार्ज डेंसिटी के बारे में आपको पढ़ना है। एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होती है, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो नो डाउट आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं कि रो जो होती है वो क्या होती है? टोटल चार्ज बाय में क्या लिख देंगे बताओ? वॉल्यूम। टोटल चार्ज बाय में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, इसको कभी कभी लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो मतलब हो गया कि कूलम पर मीटर, यूनिट हो गया कहने का मतलब, इसका क्या हो गया? कूलम पर मीटर स्क्वायर। और यहां क्या हो गया भाई? कूलम पर मीटर क्यूब। अब ये चार्ज जो हमारी क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, उसके कारण तुम्हें क्या निकालना है भाई? एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं भाई? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दिक्कत क्या आ रही है भाई? कि ये चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और ये वायर काफी लंबी वायर है, तो इस पॉइंट जो हमारा पी पॉइंट है, यहां से ये वाला डिस्टेंस या कोई भी डिस्टेंस क्या कर रहा है बताओ? वेरी कर रहा है, नहीं वेरी कर रहा है। अगर यहां से डिस्टेंस देखते हैं तो कुछ और है, यहां से डिस्टेंस देखते हैं तो कुछ और। ठीक है, दिक्कत है। और हम जो बेसिक फॉर्मूला जो तुमने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला भाई? कोई चार्ज है, इस चार्ज से ये डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने एक फॉर्मूला पर लिया है कि क्यू बाई क्या? आर स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला आप जानते हो, इसके सिवा तो और कोई फॉर्मूला ही नहीं जानते इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहां पर कैसे फिट करोगे? कौन सा चार्ज लोगे? यहां पर तो चार्ज क्या है? पूरा चार्ज क्या किया? फैल गया है। तो चार्ज का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कहेंगे कि कोई चीज ऐसे फैल गई, तो कोई चीज सिमटी हुई है, ऐसे सिमटी हुई है, तो यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। बट ये चीज क्या हो गई? ऐसे फैल गई, और इस पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस पूछेंगे तो क्या होगा? यहां से डिस्टेंस ज्यादा फैल करके वो यहां तक भी, यहां से डिस्टेंस कम, भी इधर भी फैल गई तो वहां से डिस्टेंस अलग, सेंटर में भी है, यहां से डिस्टेंस अलग। भाई चार्ज से डिस्टेंस तो इक्वल है ही नहीं, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा हर एक चार्ज के लिए। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नहीं दिमाग में रह रहा है। अगर इस फॉर्मूले से हम निकालने की कोशिश करें के क्यू बाई आर, तो कौन सा चार्ज लेंगे, कौन सा डिस्टेंस लेंगे? ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूज करता था। तो लोगों ने कहा कि भाई
हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब क्या हो गया, गॉस लॉ के इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे वो लाइन चार्ज के कारण भी निकालेंगे, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले के कारण निकालेंगे, दो के कारण निकालेंगे, और एक और पढ़ेंगे ये स्फीयर, इस स्फीयर पर चार्ज हमने डाल दिया, इस स्फीयर पे हमने चार्ज क्या कर दिया, डाल दिया, और जैसे ही स्फीयर पर हम चार्ज क्यू डालेंगे ये चार्ज क्या होगा, पूरी इसके सरफेस पे क्या होगा, फैल जाएगा, और इसके सेंटर से ये जो सरफेस है वो हमारा कितने डिस्टेंस पे है भाई, आर डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कहां का निकालना होगा, सरफेस के अंदर, इस समय आर यहां पे रहेगा। एक बार सरफेस पे चले जाएंगे ये भी निकाल सकते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, एक बार क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से बाहर, ठीक है, ये निकालना। इसमें कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा भाई, इस लाइन चार्ज से यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस प्लेट जो है इसके यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और इसमें कहां निकालना है, एक बार इस के अंदर निकालना है, एक बार इसके बाहर निकालना है, और एक बार सरफेस पे निकालना है। अब सब में हम गॉस के लॉ के एप्लीकेशंस के थ्रू ये बना सकते हैं। तो पहला हम लोग ये लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला जो कंडीशन है, ठीक है, क्या 3 एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, नहीं उतना ही है, ये तीनों एप्लीकेशन के जो रिजल्ट आएंगे उस रिजल्ट को आपको डिराइव करने आना चाहिए सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, और फाइनल रिजल्ट का जो फॉर्मूला आएगा, अगर हम किसी सोर्स चार्ज के कारण पूछेंगे, अगर हम पूछेंगे ये जो हमारा सोर्स चार्ज क्यू है, सिंगल डिस्क्रीट सोर्स चार्ज जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये पढ़ा है ना, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स, और जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, ये चीज हमने पढ़ लिया है। बट क्या ये वाला कंडीशन यहां भी लगेगा, क्या यहां पर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ये वाला डिस्टेंस की ये वाला डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, यहां से भी डिस्टेंस ये भी है, और डिस्टेंस क्या है, ये चार्ज से ये भी है, क्या इन डिस्टेंसों पर क्या डिपेंड करेगा, यही तो चीज देखना है, ठीक है। साथ में हम ये देखना है कि इस वाले में इस डिस्टेंस को हम मान लो कि बड़ा छोटा आर लिखते हैं, इस डिस्टेंस को भी छोटा आर लिख देते हैं, और ये डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस छोटा है, इस कंडीशन में छोटा आर क्या है, छोटा है बड़े आर से, ये डिस्टेंस की कंडीशन में क्या, छोटा आर बड़े आर के क्या है, बराबर है, और ये डिस्टेंस क्या है, छोटा आर बड़े आर से क्या है, बड़ा है। तो जब भी छोटा आर बड़े आर से बड़ा है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, अगर बराबर हो गया तो सरफेस पे आ जाएगा, और अगर छोटा हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो पॉइंट पी है वो क्या है, बताओ, सरफेस के अंदर है, ये हमारी पी पॉइंट पर, तो हमें इन सभी पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, बताओ, निकालनी है। तो 1 बाय 1 हम इन सभी टॉपिकों को क्या करेंगे, बताओ, देखेंगे। तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण एक पी पॉइंट बनाएंगे, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर से हम लोग देखेंगे, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी बनाएंगे, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी हम बनाएंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग, यहां पर एक चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां पर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी हम ले लेते हैं, ठीक है। इस पर मान लेते हैं कि या लैम्डा क्या है, चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी सब बच्चों को समझ में आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या मतलब हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या लिखेंगे इसको, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये भी समझ सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे चार्ज, पर यूनिट लेंथ पे चार्ज, और इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं, चलो। और ये वायर जो है ना काफी लंबी वायर, और इस वायर पे चार्ज है, करंट नहीं फ्लो कर रहा है, चार्ज है, और ये चार्ज कैसे है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए हम लोग इक्वली स्पेस चार्ज बना रहे हैं, चार्ज बना रहे हैं। आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी में बनाते चलिए, इक्वली स्पेस, ये बहुत लंबी वायर है, और इस लंबी वायर के कारण आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करना है, और ये डेरिवेशन आपको गॉस लॉ के हेल्प से करनी है, इलेक्ट्रिक ये लॉ हमें गॉस लॉ से करनी है। तो कहां पर लेंगे भाई, तो हम लोग यहां पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं,
ये हमारा P पॉइंट ले लेते हैं। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इस P पॉइंट का नाम हम क्या ले लेते हैं, ये हमारा P पॉइंट ले लेते हैं। इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम, इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। समझ गया? अब कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भाई? चलो भाई, तो P पॉइंट पर जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे इस P पॉइंट के अलाउंग। एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे P पॉइंट के अलाउंग। कैसे बनाएंगे गॉसियन सरफेस भाई? तो ऐसा लेंगे, एक सरफेस बनाएंगे जो इसमें से कुछ चार्ज को क्या कर ले, इनक्लोज कर ले। तो ये जो सरफेस बनाया वो हम सिलिंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस बना लिया। सिलिंड्रिकल शेप का हमने क्या बना लिया, गॉसियन सरफेस बना लिया, सिलेंडर के शेप का। और इस सिलिंड्रिकल शेप का जो लेंथ लिखा, इस लेंथ को हमने L लिख लिया। और ये जो डिस्टेंस था ना, इस डिस्टेंस को हमने R लिख लिया। तो इसका रेडियस भी हमने क्या मान लिया, बताओ, R मान लिया। ठीक है, और ऐसा एक गॉसियन सरफेस बना लिया। अब इस गॉसियन सरफेस पे एक सरफेस तुम्हारा जो हो गया, यहां पर जो गॉसियन सरफेस है, ये सरफेस, एक सरफेस आपका ये हो गया पहला सरफेस। एक दूसरा सरफेस आप बना सकते हो, एक दूसरा सरफेस नीचे हो गया, ये दूसरा ग्रीन वाला सरफेस। और तीसरा सरफेस है कर्व सरफेस है। तीसरा क्या है, कर्व सरफेस है। क्योंकि अगर हम सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर का एक टॉप, एक बॉटम और एक कर्व, यानी तीन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के पास तीन सरफेस है। बट अगर कोई स्फीयर है तो उसके लिए सिर्फ एक सरफेस है, गॉसियन सरफेस। यानी एक सरफेस जैसा सारे सरफेस का कैरेक्टर क्या है, सेम है। अब इस सरफेस का हम सरफेस एरिया बनाना चाहते हैं। सरफेस का क्या बनाना चाहते हैं, सरफेस एरिया बनाना। तो कैसे बनाएंगे सरफेस एरिया भाई? तो सरफेस एरिया, इस सरफेस का सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली क्या, आउटवर्ड। इस सरफेस का सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली क्या, आउटवर्ड। और इस सरफेस का सरफेस एरिया भी परपेंडिकुलरली क्या, आउटवर्ड। ठीक है, सरफेस एरिया को समझने में, यार ये तो कॉमन सरफेस है, ये तो गोला वाला ऐसे वाला सरफेस है, तो किसी एक पॉइंट पर बना ले भाई, ये तो एक ही सरफेस सेम ही होगा, इसीलिए हमने एक जगह बना लिया। हर एक जगह थोड़ी बनाने की जरूरत है। ये वाला जो मान लो कि हमारा बेलन जैसा है, नहीं होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का डब्बा होता है, मम्मा सब रखती है उसमें कुछ कुछ सामान, नहीं, तो सिलेंड्रिकल शेप का जो डब्बा होता है, ये वाला सरफेस जो है, ये जो गोलाई वाला ऐसा वाला सरफेस है, ये सरफेस तो एक ही सरफेस है। उसके एरिया वेक्टर को आप कैसे भी बना दो, एक टॉप वाला सरफेस का ऊपर एरिया वेक्टर बना दिया और एक टॉप वाले सरफेस का नीचे, बॉटम वाले सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे बना लिया। अब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेक्टर बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे बनेगा भाई? तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा ऐसे, सही बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमने क्या बना दिया, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या बनाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भाई? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है। तो ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी। ठीक है, यहां पर एक लाइन चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, इसके दूर जाएगा। ऐसे तो बनेगा इलेक्ट्रिक, इधर भी ऐसे ही बनेगा। तो जो एक जैसा है उसको बार बार बनाने की क्या जरूरत है, बनाने की जरूरत है क्या? अब क्या करना है भाई? अब एक गॉस लॉ लगाना है। तो इस सभी कंसिडरेशन को लिखना है। कैसे लिखना है? लैम्डा इज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, मींस क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चलो अब हम P एक पॉइंट के बारे में लिख दें। क्या लिख दें? P एक पॉइंट है, P पॉइंट है वेयर वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डिस्टेंस फ्रॉम वायर कितनी है भाई? डिस्टेंस फ्रॉम वायर, वायर से डिस्टेंस कितनी है भाई? R डिस्टेंस मान लेते। मेक ए गॉसियन सरफेस, मेक ए सिलिंड्रिकल शेप, सिलिंड्रिकल शेप गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, मेक ए सिलिंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस बना दो। सिलिंड्रिकल शेप का क्या बन गया बताओ? गॉसियन सरफेस बन गया, नहीं बन गया? अब गॉसियन सरफेस जो बन गया, तो नाउ अप्लाई
नाउ अप्लाई, क्या करेगा अप्लाई, गॉस लॉ, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ जब भी अप्लाई करेंगे ना तो पहले हम लोग टोटल फ्लक्स निकालेंगे। कितना निकालेंगे, नाउ अप्लाई गॉस लॉ, फाइंड, फर्स्ट वी फाइंड टोटल क्या, टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे। पहला स्टेप होगा गॉस लॉ लगाने के लिए हमें फ्लक्स के लिए निकालना पड़ेगा टोटल फ्लक्स फॉर दिस गॉसियन सरफेस, फॉर दिस गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है इसके लिए हम लोग क्या निकाल दे, टोटल फ्लक्स निकाल, इस गॉसियन सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स निकालें। तो कैसे निकालेंगे गॉसियन सरफेस टोटल फ्लक्स भाई, तो सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। सरफेस इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले हम लोग टोटल फ्लक्स यहां निकले, टोटल फ्लक्स निकले, तो क्लोज सरफेस लगाते थे सरफेस के लिए, सरफेस करने का मतलब गॉसियन सरफेस के लिए ई डॉट क्या हो गया, डीएस। अब यहां जो सरफेस है वो सिलेंडर, सरफेस क्या है भाई, सिलेंडर है। तो जब सरफेस सिलेंडर है तो सभी बच्चों को पता है कि सिलिंड्रिकल सरफेस में एक जैसा सरफेस नहीं होता है। कैसा सरफेस होता है भाई, तो आपका जो सरफेस है वो फ्लैट सरफेस भी है और क्या है, कर्व सरफेस भी है। ये फ्लैट सरफेस अपवर्ड है और ये फ्लैट सरफेस क्या है बताओ, ये फ्लैट सरफेस क्या है बताओ, डाउनवर्ड है। ये फ्लैट सरफेस क्या है, डाउनवर्ड है। तो सरफेस तो अलग अलग है भाई, नहीं है, हम नहीं कह सकते कि सब एक रंग का सरफेस है। इसका सरफेस एरिया नीचे की ओर, इसका सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, इसका सरफेस एरिया वेक्टर इधर की ओर है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एक ही है। समझ रहा है सब बच्चा। तो हम क्या करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे कि इस पूरे सरफेस को डिफरेंट एरिया में बांट देंगे। तो कितने एरिया में बटेगा भाई, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को हम लोग, इस वाले एरिया का नाम हम लिख देंगे, इस वाले एरिया का नाम लिख देंगे S1, इस वाले एरिया का नाम लिख देंगे S2 और इस वाले एरिया का नाम लिख देंगे S3। ठीक है, और इन सबों के लिए एरिया वेक्टर के लिए हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे, टोटल फ्लक्स। कैसे निकालेंगे देखेंगे सभी बच्चे, आप शायद डेरिवेशन कर भी रखे हो, फिर से एक बार देख लो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, इंटीग्रेशन लगाएंगे किस वन सरफेस के लिए भाई, S1 सरफेस के लिए। S1 किसके लिए, सबसे ऊपर लिखे है ना S1, तो S1 के लिए क्या लिखेंगे, ई वेक्टर बाई में DS1 लिख देते हैं, यहां पे लिख दे DS1 मतलब कि उस वन वेक्टर का छोटा सा पार्ट, और इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपका DS1 वेक्टर का एरिया कैसा है, ऊपर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है भाई, इधर है। ये DS1 वेक्टर का एरिया वेक्टर इधर की ओर है, और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों का बीच क्या एंगल कितना हो गया बताओ। उसी तरीके DS2 के लिए, नीचे में DS3 है क्या बच्चा, पट DS3 साइड वाला है ना, चलिए फिर प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा क्या निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है। फ्लक्स वेक्टर है कि स्केलर, स्केलर है, तो सिंपल स्केलर है, तो स्केलर को तो सिंपल तरीके से ऐड करना है। ठीक है, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है क्या, नहीं सर वैसे ही है, क्या लिखेगा, DS2 लिख देते हैं। ठीक है, और इसके सरफेस के लिए भाई, ये सरफेस S1 सरफेस के लिए, और ये सरफेस क्या हो गया, S2 सरफेस के लिए। यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है बताओ, 90 डिग्री। ठीक है, सेम कंडीशन है, बट इस बार एरिया वेक्टर किधर जा रहा है बताओ, नीचे की ओर जा। इस सरफेस के लिए DS2 का एरिया वेक्टर नीचे है, DS1 के लिए ऐसे है। पहला क्या करेंगे बताओ, DS3 के लिए सरफेस इंटीग्रेशन DS3 के लिए करेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया वेक्टर E, वो तो कौन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड E और DS3 वेक्टर। ठीक है, यहां पर थीटा कितने डिग्री का भाई, 0 डिग्री। अब cos 90 के कारण ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन क्या होगा, खत्म हो गया, 0 हो जाएगा। cos 90 तो 0 होता है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, cos 90 के 0 के कंडीशन में सिर्फ एरिया वेक्टर
जो हमारा फ्लक्स निकलेगा वो किसके कारण बनेगा, थर्ड के कारण बनेगा। तो क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स, आप सोचो टोटल फ्लक्स किसके कारण होगा, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया तो खत्म हो गया, थर्ड सरफेस के कारण हो गया। तो थर्ड सरफेस के कारण S3 लिखेंगे यहाँ पे, और क्या लिखेंगे, EDS3 कॉस कितना डिग्री बताओ, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो आप क्या लिखोगे, सरफेस इंटीग्रेशन S3 के लिए EDS3, E क्या होगा, इस सरफेस पे जो हमारा कर्व सरफेस है, ये सरफेस क्या है बताओ, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। इस सरफेस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस सरफेस पे, ये वाला जो थर्ड सरफेस है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है बताओ, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इंटीग्रेशन से क्या आएगा बताओ, बाहर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और DS3 का S3 क्या होगा, DS3 का हमारा क्या इंटीग्रेशन करेंगे, तो DS3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, S3, और S3 की वैल्यू क्या है, 2 पाई RL। L छोटा लिखे थे कि बड़ा लिखे थे, L छोटा लिखे थे फिगर में कि बड़ा लिखे थे, जो आपको लिखने हैं वही लिखने हैं, L बड़ा लिखे हैं तो 2 पाई RL लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया भाई, E मल्टीप्लाई में 2 पाई R इन हो गया, 2 पाई RL। अब बताओ, अब हम फिर से गॉस लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गॉस लॉ लगा लेंगे। गॉस लॉ में क्या बोले थे हम लोग कि गॉस लॉ में क्या होगा भाई, कि चार्ज इनक्लोज्ड होगा, चार्ज क्या होगा, इनक्लोज्ड होगा। गॉस लॉ में क्या होगा भाई, चार्ज इनक्लोज्ड होगा बाय गॉसियन सरफेस। तो अप्लाई कर देते हैं गॉस लॉ, अप्लाई कर देते हैं गॉस लॉ। कैसे लिखेंगे भाई, गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स बराबर क्या होगा, तो बच्चा बताएगा, टोटल फ्लक्स बराबर क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय में क्या, एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कितना निकला भाई, E इंटू 2 पाई RL। अब चार्ज इनक्लोज निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगाना, तो बच्चे चार्ज इनक्लोज्ड को ध्यान से देखो, चार्ज इनक्लोज्ड को ध्यान से देखो, ये जरूरी है। चार्ज इनक्लोज्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, देखो ये हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस में ये जो पोर्शन है इसी में तो चार्ज इनक्लोज्ड है, नहीं है। गॉस सरफेस के अंदर यहां पर जो, यहां से कह सकते हैं, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है बताओ, L लेंथ है, और इसी L लेंथ में वायर का ये वाला पोर्शन क्या है, इनक्लोज्ड है। और पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा है, पर यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या है, लैम्डा है। तो L लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा L। ऐसे सोचो ना बच्चा पार्टी, एक लेंथ पर कितना चार्ज है भाई, लैम्डा चार्ज है, तो L लेंथ पर कितना चार्ज होगा भाई, यूनिटरी मेथड से लैम्डा L लिख लो, यही तो थ्योरी है। एक कॉपी का दाम लैम्डा है, तो L कॉपी का दाम क्या होगा, लैम्डा L होगा। 1 का दाम अगर 1 पे चार्ज लैम्डा है तो L पे चार्ज क्या होगा, लैम्डा। दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण L लेंथ में कितना चार्ज है बताओ, इनक्लोज्ड है। अब डाल दो यहां पर चार्ज इनक्लोज्ड, क्या लिखेंगे बताओ आप सभी बच्चे, लैम्डा L लिखेंगे, तो लैम्डा L लिखेंगे, लैम्डा L बाय में क्या लिखेगा, एप्सिलॉन, ये लिखेंगे। अब बताओ लैम्डा L में L क्या होगा बताओ, कट जाएगा, नहीं हो जाएगा, L तो कट गया भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई R बराबर क्या हो गया, लैम्डा इंटू बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बन गया बगा, 1/2 2 पाई
एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई में। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। देखो ये तो आप मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर में भी एक कहानी पढ़ेंगे हम लोग, जो पढ़ा भी है हम लोगों ने, बट यहां पर हम लोग चार्ज के कारण कौन सी फील्ड देखते हैं बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। और इस फील्ड के बारे में आपको ये बात क्या रखनी है बताओ याद, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है किसी लाइन चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे। अब देखो ध्यान से अगर देखोगे पिछला फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था बताओ, ये Q बाई आर स्क्वायर होता था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या पर ये कहानी दिख रहा है, क्या डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यार, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहां दिख रहा है, कहां दिमाग है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर नहीं है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के कहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? और चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितना डिस्टेंस जाओगे, दूर जाओगे, उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। परंतु डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वहां डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चलेगा। तो इस तरीके से बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना, लाइन चार्ज डेंसिटी के कारण और डिस्क्रीट चार्ज के कारण। इस सवाल को कर लो, इस चीज को लिख लो, एग्जाम में ये सब चीजें नहीं भी आएगी, फिर भी आपको क्या होना चाहिए, ये चीजें आपको समझ में रखना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आप दिक्कत में फंसे रहोगे फिजिक्स में। तो कर लो सही बच्चे, आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 2 एप्लीकेशंस के और चीजें हैं, उसको हम लोग सीखें, ठीक है।